गुड मॉर्निंग। हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। आज आप सबों के बीच मैं एक जो टॉपिक एंशियंट इंडियन फिलोसफर कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत पर आप सबों को उसके कुछ विचारों को बताने का प्रयास करेंगे। इससे पहले कौटिल्य मंडल थ्योरी के विषय में आप सबों को मैं बताया था। आप सब ऐसे जानते भी हैं कौटिल्य अर्थात चाणक्य, जो प्राचीन भारत के इतिहास में राजनीतिक दार्शनिक के रूप में उन्हें जाना जाता है। जैसा कि उनके पुस्तकों में अर्थशास्त्र में भी वर्णित है, या साधारणतः कहा भी जाता है कि अरस्तु के समतुल्य कौटिल्य को माना गया है। अर्थात जब कौटिल्य का पुस्तक अर्थशास्त्र जनता के बीच आई, उससे पहले भारत के किसी भी जो दार्शनिकों को उचित स्थान नहीं मिला था। लेकिन जब कौटिल्य का अर्थशास्त्र आया और कौटिल्य ने राजनीति को एक दर्शन के रूप में अपने विचारों को प्रकट किया, तो दुनिया के विद्वानों में भारत के प्रति वैचारिक दृष्टिकोण बदल गया। उसी संदर्भ में कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में बहुत से राज्य सिद्धांतों का वर्णन किया है, जिसमें सप्तांग सिद्धांत भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ऐसे आप लोग जानते हैं, जनरली इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं, अर्थशास्त्र मीन्स रुपए संबंधित कार्यों के विषय में। लेकिन यहाँ अर्थशास्त्र का अर्थ होता है, अर्थ मीन्स पृथ्वी, और शास्त्र मीन्स पृथ्वी पर शासन करने की कला। अर्थात पृथ्वी के किसी भी भाग को किस तरह से सामाजिक स्तर में परिणत करना और उसे राजनीतिक रूप प्रदान करना। उसी संदर्भ में सप्तांग और चाणक्य के द्वारा, कौटिल्य के द्वारा लिखा गया, जो मानव जीवन की व्यवस्थित एवं सुचारू रूप से चलाने हेतु राज्य के जो कार्यपालिका अर्थात राज्य के कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए अधिकारियों को या राजा से लेकर नीचे तक के अधिकारियों को विभिन्न वर्गों में कौटिल्य ने बांटा। अर्थात कौटिल्य जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट को परिवर्तन करके एक अच्छे सिद्धांत को परिभाषित करने का प्रयास किया, तो राज्य के कार्य को अधिक व्यवस्थित रूप से चलाने हेतु अर्थात राज्य का कार्य विभिन्न रूपों में किस तरह से चले, उसी संदर्भ में उसने राज्य के प्रशासकों के चलाने वाले अधिकारियों को 7 भागों में विभक्त किया है, जिसमें पहला है स्वामी अर्थात राजा, दूसरा है
अमात्य अर्थात मंत्रीगण या कर्मचारीगण, अधिकारीगण। तीसरा है जनपद, जो गांवों के समूह के रूप में व्यवस्थित क्षेत्र। तीसरा है दुर्ग, जिसको फोर्ट भी कहते हैं, जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से राज्यों के विभिन्न भागों में स्थापित होना चाहिए। नेक्स्ट है कोष, जिसको फंड कहते हैं, जो राज्य के सभी कार्यों को चलाने के लिए धन की व्यवस्थित करे, जिसको आजकल हम लोग ट्रेजरी के नाम से जानते हैं। छठा है दंड, अर्थात सेना और सेना के द्वारा राज्यों की सुरक्षा एवं अगर राज्य में विद्रोह करने वाले को पनिश करने का न्याय व्यवस्था है। उसके साथ साथ सातवां है मित्र, अर्थात मित्र को भी बनाना, जिससे कि उसके शासन व्यवस्था उस राज्य के सुगमता पूर्वक चल सके। तो इस तरह से कौटिल्य ने राज्यों में जो चलाने वाले कार्य करने के जो सदस्य थे, उनको भिन्न भिन्न रूपों में व्यवस्थित करने का कार्य किया और इनमें परस्पर सहयोग भी देखना चाहते थे। अर्थात वे कहते थे कि राज्य जब इन सभी अंगों के उचित सहयोग प्राप्त करे, तभी वह अपना कार्य सही रूप से, उचित रूप से संपादित कर सकेगा। तो इस तरह से इन सातों अंगों के परस्पर संबंध या सहयोग के द्वारा कौटिल्य ने राज्य के कार्यों को सफलीभूत होने के तरीकों को अपने दृष्टिकोण से, अपने विचारों से अवगत कराने की चेष्टा की। क्योंकि ये सातों यदि परस्पर आपस में सहयोग पूर्वक कार्य नहीं करेंगे, तो नेचुरली जो सरकार के मशीनरी है, उस समय के जो राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली था, उसके जो भी सिस्टम है वो अव्यवस्थित हो जाएगा और वह एक कल्याणकारी राजतंत्र के रूप में, लीगल मोनार्क के रूप में कार्य नहीं करेगा। तो इस तरह से कौटिल्य के द्वारा जो सप्तांगों का वर्णन किया गया है, उसमें सबसे पहले स्वामी को स्थान दिया गया है। स्वामी अर्थात किंग, राजा। तो राज्य के अन्य अंगों में किस तरह से कोऑर्डिनेशन हो, अर्थात स्वामी राजा का कार्य है कि शेष 6 अंगों के बीच किस तरह से आपस में परस्पर सहयोग हो या सहयोग में सफलता हो, उसके लिए कार्य करना उस राजा में कुछ गुणों का होना आवश्यक है। क्योंकि राजा में ऐसी गुण होना चाहिए जिससे कि उसकी बातों को वहाँ के निवास करने वाले जनता के साथ साथ जो ये 6 वर्ग है उसके सदस्य भी स्वीकार करे। तो इस तरह से कौटिल्य ने राजा के विषय में कहा कि राजा कुलीन होना चाहिए, धर्मज्ञ होना चाहिए, विचारवान होना चाहिए, सुशील होना चाहिए और अपने विचारों में स्थिर रहना चाहिए। यानी विचारों को स्थिर रखने वाला, गुणों से संपन्न राजा होना चाहिए। उसे काम, क्रोध, लोभ, भय इत्यादि से दूर होकर कार्य करना चाहिए। उसे सत्य एवं न्यायप्रिय, दूरदर्शी, उत्साही, बलवान और दुर्गुणों से दूर रहने वाला होना चाहिए। यानी उस इत्यादि जो इविल्स है उससे उसे नजरअंदाज करने वाला व्यक्ति ही राजा बनना चाहिए। अर्थात कौटिल्य ने
कहा कि राजा में मित्र और शत्रुता की पहचान करने की शक्ति होनी चाहिए, अर्थात उसमें ऐसी बुद्धि होनी चाहिए कि लोगों को पहचान व देख कर परख सके, कर सके, और वह सदाचारी होना चाहिए। अर्थात कौटिल्य में राजा को एक दार्शनिक के रूप में स्वीकार करने का कोशिश कर रहा है कि राजा दर्शन शास्त्र में पारंगत हो, उसके साथ साथ इसलिए वह दार्शनिक कैसे हो, इसके लिए उसमें शिक्षा भी अवश्य होना चाहिए। शिक्षा अर्थात ट्रेनिंग, प्रशिक्षण की अनिवार्यता पर भी बल दिया। कौटिल्य ने कहा कि यदि राजकुमार अशिक्षित होगा, वह शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा, तो वह राजकुल बिना युद्ध के ही नष्ट हो जाएगा, वह राज्य समाप्त हो जाएंगे। दूसरा, अमात्य के विषय में कौटिल्य ने कहा कि अमात्य अर्थात वह सिर्फ मंत्री ही, सलाहकार ही नहीं हो, बल्कि राज्य से संबंधित कार्य करने वाले सभी कर्मचारी हो, उन सभी को अमात्य के श्रेणी में रखना चाहिए, जो बुद्धिमान हो, चरित्रवान हो और वह जनता को के कल्याण के लिए कार्य करने में समर्पण का भाव रखे। तीसरा, उन्होंने जनपद कहा कि जनपद तो पहले भी हम बताए हैं कि प्राचीन काल में जनपद केवल जाति तक सीमित था, लेकिन धीरे धीरे वह गांव से कुछ गांवों को मिलाकर, फिर कुछ क्षेत्रों को मिलाकर जो पहले समुदाय था वह बड़े समुदाय जनपद के रूप में आए, जो फिर आगे चलकर महाजनपद हुआ, महाजनपद से राज्य बना, राज्य से साम्राज्य बना। तो ये जनपद के रूप में को परिभाषित करते हुए कौटिल्य ने कहा कि जब धीरे धीरे क्षेत्र बढ़ता है, गांव से आगे बढ़ते हुए वह जो कुछ गांवों को मिलाकर जो क्षेत्र इंगित होता है वह जनपद का रूप ले लेता है, और वह जनपद विभिन्न जनपदों को मिलाकर महाजनपद बनता है। उसके बाद वे सभी साम्राज्य के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो कौटिल्य ने के द्वारा निरूपित जो जनपद को परिभाषित तो नहीं किया, लेकिन उसके जो नेचर है उसके विषय में बताया कि जनपद को स्वास्थ्यप्रद, हेल्दी, वहाँ की जलवायु, वहाँ की भूमि, सुरक्षित सीमाएं और प्राकृतिक धन संपन्न होने की आवश्यकता है, कि जनपद के निवासियों को मेहनत करने को कहता है कि वह यदि अपने क्षेत्र का विकास करेगा तो उसी तरह से विभिन्न जनपद विकसित होकर वो राज्य को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। फिर आगे उन्होंने दुर्ग फोर्ट के विषय में कहा कि कौटिल्य स्पष्ट रूप से कहता है कि दुर्ग का अपना स्थान महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्ग राज्य की रक्षा हेतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों में बनना चाहिए। ऐसे 4 प्रकार के दुर्गों को उन्होंने इंगित किया है, जिसमें पहला ओदक कहा कि ओदक दुर्ग अर्थात पानी से घिरे हुए सुरक्षित महल। फिर दूसरा पर्वत दुर्ग कहा, जो विशालकाय पर्वतों और चट्टानों से घिरा हुआ क्षेत्र। तीसरा उन्होंने धनवन दुर्ग कहा कि जहां घास और पानी का अभाव हो वैसे क्षेत्र में दुर्ग बनाया जाए, अर्थात डिजर्ट एरिया या मरुस्थल क्षेत्र में जो दुर्ग हो वह धनवन दुर्ग के रूप में कहा जाए। और चौथा उन्होंने वन दुर्ग कहा कि जो घने जंगलों में जहां शत्रु आसानी से नहीं पहुंच सके, जहां बड़े बड़े जंगली जानवर हो, विशालकाय पेड़ पौधा हो, उस क्षेत्र में दुर्ग जो बने वो वन दुर्ग के रूप में रहे। इस तरह से जो कौटिल्य ने 4
दुर्ग का भी वर्णन अपने सप्तांग में किया है। उसके साथ साथ उन्होंने फंड के विषय में जो पांचवा कहा कोष, अर्थात कि धन संग्रह करने वाले संस्थाएं कि अगर राज्य के कार्यों को सही रूप से चलाया जाए तो उसके लिए धन संग्रह करने वाले कोष की भी आवश्यकता पर कौटिल्य ने बल दिया कि सभी प्रकृति एक समान कार्य नहीं करता, क्योंकि कभी भी प्राकृतिक आपदा आते रहता है। इसलिए उन प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा के लिए धन की आवश्यकता होती है। इसलिए कोष भी बनना चाहिए, चाहे उस कोष में हीरा जवाहरात, सोना चांदी या कुछ मात्रा में अवश्य रहना चाहिए। इसके अलावा उस समय प्रचलित जो रुपए पैसे है उसको भी उचित मात्रा में रखने की आवश्यकता पर कौटिल्य ने बल दिया। छठा उन्होंने कहा दंड, कि कौटिल्य का दंड का तात्पर्य आजकल हम लोग जो न्याय व्यवस्था से देखते हैं वो तो था नहीं। दंड का अर्थ था सुरक्षा, रक्षा, सेना कि राज्य की सुरक्षा हेतु सेना की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, दंड की व्यवस्था होनी चाहिए कि जहां दंड खड़ा होगा वहां पर सुरक्षा पूर्ण रूप से रहेगा। यानी वह दंड आज्ञाकारी हो, साहसी हो, बलवान हो और उसके साथ साथ वह चतुर और चरित्रवान भी हो। तो इस तरह से कौटिल्य ने जो दंड की संज्ञा दी, सप्तांग में छठे क्रम में जो दंड बताया वह राज्य को सुखी बनाने के लिए बाहरी शत्रुओं से या आंतरिक शत्रुओं से रक्षा के लिए, जो चाहे वह सैन्य बल हो, रक्षा बल हो या भीतर का जो आजकल पुलिसिंग व्यवस्था कहते हैं, उस समय जो आंतरिक सुरक्षा प्रहरी था उसके विषय में विस्तृत चर्चा की है। और अंतिम उन्होंने कौटिल्य के द्वारा मित्र को रखा गया है। मित्र का अर्थ है कि राज्य के उन्नति और सहायता के लिए, डेवलपमेंट, राज्य के विकास के लिए, उसकी उन्नति के लिए मित्रों का होना आवश्यक है। अर्थात ठीक है, राज्य के कर्मचारी तो कार्य करते हैं जितने भी वर्गों के हैं, लेकिन उसके अलावा जनता के बीच से भी राजा के सहयोग करने वाले भक्त की भी आवश्यकता है। तो ऐसे व्यक्ति को उन्होंने मित्र के रूप में कहा और साथ ही अन्य प्रदेशों से भी अच्छा संबंध के लिए उन मित्रों का सहयोग लेना आवश्यक है। इसलिए उन्होंने 7वें श्रेणी में मित्र को रखा। तो इस तरह से कौटिल्य के द्वारा सप्तांग सिद्धांत में जो 7 तत्वों का वर्णन किया गया है, चाहे वह स्वामी हो, अमात्य हो, अमात्य के बाद चाहे वह जनपद हो, दुर्ग हो या दुर्ग के बाद कोष हो, दंड हो या मित्र हो, इन 7 अंगों का उन्होंने विस्तृत विवेचना अपने पुस्तकों में किया है। उसका हम ब्रीफली एक्सप्लेन आप सबों के सामने किए हैं, संक्षिप्त रूप से उसको बताने का प्रयास किया है, जिसको आप पुस्तकों में देखिएगा, समझिएगा और इसकी तैयारी कीजिएगा। क्योंकि परीक्षाओं में साधारणतः कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के वर्णन करने का आता है या मंडल सिद्धांत जैसे आता है, इसी तरह से यह सप्तांग सिद्धांत भी आता है। तो इस तरह से कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत को मैंने बताने का प्रयास किया। या प्राचीन भारत के जो राज्यों का सिद्धांत है, अर्थात जो प्राचीन राजनीतिक विचारक जो भारत में थे कौटिल्य, उसके जो विचार है उसको मैंने बताया, उसे समझेंगे और इसे तैयारी करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।